आज अपन बात करेंगे सिग्निफिकेंस। तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों प्रकार के होते हैं। पार्थेनोजेनेसिस जो होता है इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं और एडवांटेज भी होते हैं, यानी कि ये लाभदायक भी होता है और हानिकारक भी होता है। ठीक है, तो इसके अपन बात करते हैं, इसको दो भागों में, इसके जो सिग्निफिकेंस है इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है एडवांटेज एंड दूसरा है डिसएडवांटेज ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। तो पहले बात करते हैं अपन एडवांटेज की। ठीक है, तो पहला है इसका एडवांटेज ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। स्पेलिंग फॉन्ट समझ में आ रहे हैं? एक बार मैं देख लेता हूँ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। एडवांटेज ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। पहला है मेन ऑफ रिप्रोडक्शन। सेकंड है मेथड ऑफ polyploid and sorry मेथड ऑफ रैपिड, ये नहीं होगा इसका। सेकंड है मेथड ऑफ रैपिड मतलब शीघ्र। रैपिड ब्रीडिंग एंड हाई मल्टीप्लिकेशन जिसे क्या कहा जाता है, उच्च गुणन का तरीका। थर्ड है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ polyploid generations। फोर्थ है encouragement of
एडवांटेजियस कॉम्बिनेशन जी। फिफ्थ है एलिमिनेशन ऑफ हार्मफुल कॉम्बिनेशन ऑफ जीन। एलिमिनेशन ऑफ हार्मफुल कॉम्बिनेशन ऑफ जीन। कॉम्बिनेशन ऑफ जीन। यहां तो क्या हो रहा है, एडवांटेजियस, यानी कि यहां पे उच्च गुणवत्ता वाले जीन्स की तो क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, लेकिन हार्मफुल जीन्स की क्या हो रही है, यहाँ पे एलिमिनेट किया जा रहा है उनको, धीरे धीरे वो क्या हो रही है, विलुप्त हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ये ऐसे जीन्स या ऐसे एनिमल्स जो हार्मफुल होते हैं, यानी कि उनकी कॉम्बिनेशन, उनकी जीन कॉम्बिनेशन हानिकारक है, तो वो एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते, और अडेप्ट नहीं करने के कारण अब यहाँ पे उनमें जेनेटिक चेंजेस या जेनेटिक वेरिएशंस जो आती है, वो पार्थेनोजेनेसिस होने के कारण उनकी जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आती, और जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आने के कारण वो कैसी होती है, जनरेशन टू जनरेशन हार्मफुल होती है, लेकिन वो उस एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाती, जिसके कारण वो कैसी हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है, खत्म हो जाती है, जिससे जो हार्मफुल कॉम्बिनेशंस होता है जीन्स का, वो पहले ही नष्ट हो जाता है, और एडवांटेजियस कॉम्बिनेशंस उनके अंदर इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि अपन बात करते हैं कि एक बार लाभकारी जीन्स का निर्माण हो चुका है, तो लाभकारी जीन्स, अब देखिए अपन को पता है ये पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा इनमें जनरेशन होता है, यानी कि एक दूसरे गैमेट्स का संलयन नहीं होता, और डिप्लॉयड एग या हैप्लॉयड एग से इनका निर्माण होता है, जिनके अंदर अगर लाभकारी या बेनिफिशियल जीन्स होती है, वो धीरे धीरे क्या होगी, उस पीढ़ी में बनी रहेगी, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन उस जीन्स का निर्माण, उसमें जेनेटिक, जैसे कि जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर्स या जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता, जिससे न्यू जीन्स का निर्माण नहीं होता, तो ये जीन्स क्या होती है, उस जनरेशन में जनरेशन टू जनरेशन बनी रहती है, और इसमें एडवांटेजियस जीन्स का कॉम्बिनेशन जनरेशन टू जनरेशन चलता रहेगा, जिससे क्या होगा, ये लाभकारी जीन्स उस संतति में बनी रहेगी। लेकिन उस संतति में अगर किसी संतति में हार्मफुल कॉम्बिनेशन है जीन्स का, तो वो क्या होगा, एनवायरनमेंट में अडेप्ट नहीं हो पाएगा, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इनके अंदर जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं होता, मेल्स और फीमेल्स के गैमेट्स में जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता। अगर कोई स्पीशीज ऐसी है जो हार्मफुल कॉम्बिनेशन रखती है, जैसे कि अपन बात करते हैं फीमेल की, ये क्या करते हैं, डिप्लॉयड एग देती है, जिससे फीमेल प्रोड्यूस होती है। अब ये फीमेल कैसे, इस फीमेल के अंदर हार्मफुल कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स है, जीन्स कॉम्बिनेशन कैसा है, हार्मफुल है। तो ये क्या होगी, ये जो स्पीशीज है वो एनवायरनमेंट में अडेप्ट नहीं हो पाएगी, अपने आप को अडेप्ट नहीं करेगी, जिसके कारण अडेप्ट नहीं करने के कारण ये कैसे हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। एलिमिनेट हो जाने के कारण अब ये स्पीशीज एलिमिनेट हो गई, यानी कि इसके गैमेट्स तो बनते नहीं, और गैमेट्स बनेंगे नहीं तो इसका जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशंस भी नहीं होगा। अब इसके अंदर हार्मफुल कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स है, यानी कि हानिकारक जीन्स इसमें है, तो ये एलिमिनेट पहले ही हो चुकी है, तो एनवायरनमेंट से हार्मफुल कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स क्या हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है। अगला जो है वो है एलिमिनेशन ऑफ variations in population।
अब देखिए ये क्या कह रहा है, एलिमिनेशन ऑफ वेरिएशन इन पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन के अंदर पाए जाने वाली विभिन्नताओं का क्या हो रहा है, यहाँ पे विलोपन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सभी क्या होती है, जीरोक्स होती है, किसके, अपने पैतृक के। जैसे अपन बात करते हैं एफिड्स है अपने पास, ठीक है। अब एफिड्स के अंदर डिप्लॉयड एग के द्वारा क्या बन रही है, फीमेल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये फीमेल का फॉर्मेशन होगा और फिर आगे इससे क्या होगा, ये फिर क्या करेगी, डिप्लॉयड एग देगी, जिससे क्या होगा, फीमेल का फॉर्मेशन होगा। तो ये जनरेशन टू जनरेशन क्या होगा, यहाँ पे कोई जीन है जो क्या करती है, इनके इन एफिड्स के जो अपेंडेजेस हैं, जो पंख, जो पैर है, उन ऐसी जीन है जो इनके एक अपेंडेजेस को रंग प्रोड्यूस करती है, रेड, ठीक है। तो अब ये जीन्स क्या होगी, यहां से जीरोक्स के रूप में यहां पहुंचेगी और यहां से जनरेशन, अगली जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, फिर नेक्स्ट जनरेशन, फिर नेक्स्ट जनरेशन। तो ये धीरे धीरे क्या होता है कि इनके अंदर वेरिएशंस खत्म हो जाती है। जैसे कि अपन बात करें यहाँ पे, अगर ये तो हो रहा है पार्थेनोजेनेसिस के दौरान, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन के दौरान हो, एक मिनट इंक डाल लूँ, चलो पेन चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा फॉन्ट पतला आएगा, 2 मिनट पेशेंस रखना। फर्टिलाइजेशन के दौरान होगा तो यहाँ फीमेल गेमेट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और यहाँ मेल गेमेट। अब इसके अंदर ऐसी जीन्स थी जो क्या कर रही थी, इनके एक पैर को रेड बना रही थी, लेकिन अब इनमें जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जिसके कारण कुछ प्रभावी जीन्स इसके हैं जो उस रेड कलर को क्या कर रहे हैं, इनहेबिट कर रहे हैं, उसको दबा रहे हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें जो पैर बन रहे हैं सारे, वो कैसे होंगे, कलरलेस होंगे। तो ये क्या हो रहा है, इस जनरेशन से और इस जनरेशन में क्या आ रही है, वेरिएशंस आ रही है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि यहाँ पार्थेनोजेनेसिस के अंदर जो वेरिएशंस होती है वो क्या हो जाती है, इनमें विलोप हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है, ठीक है। अगली जो है, अगला जो एडवांटेज है इनका वो है रिलेशन टू हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए ये क्या होता है, अपन सभी की बात करेंगे, जैसे कि मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन की इनकी बात नहीं की, अपन इनकी भी बात करेंगे। पहले मैं लिख लेता हूं एक बार। अगला है अंतिम, अंतिम नहीं है, लास्ट, सेकंड लास्ट है, ये है एविडेंस फॉर क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। और अंतिम है, यही है, लास्ट है और अंतिम वो इसी का पार्ट है। अब देखिए अपने एक एक को करके वापस देखते हैं। ये तो साथ में देना। देखिए यहाँ पे पहला है मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ये क्या करता है, मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन का जो हिंदी अनुवाद होगा वो क्या होगा, प्रजनन का तरीका या प्रजनन का तरीका। ये क्या होता है, प्रजनन का तरीका, यानी कि इसके अंदर अपन को ये पता चलता है कि इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। कई प्राणियों में निषेक जनन, अनिषेक जनन प्रजनन का एक सुव्यवस्थित तरीका होता है। ये लैंगिक जनन की तुलना में प्रजनन का सरल तरीका है। जब लैंगिक जनन द्वारा प्रजनन नहीं हो पाता तो ये जाति को बनाए रखने के लिए तरीका है। तो ये क्या है, मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इसके अंदर क्या होता है
कि ये अपनी स्पीशीज को बचाए रखने के लिए क्या है, एक सीधा वे है, डायरेक्ट वे है, जिसके अंदर किसी जेनेटिक कंट्रीब्यूट करने वाले गैमेट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती। साथ ही साथ अगर इसके अंदर किसी ना किसी बाह्य फैक्टर के कारण या उसमें किसी जेनेटिक फैक्टर के कारण उसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, निश्चित प्रजनन नहीं हो रहा है, तो इसमें अनिश्चित प्रजनन की विधि द्वारा अपनी जनरेशन को बचाए रखने का एक सीधा साधारण तरीका होता है। दूसरा अपन बात करते हैं शीघ्र प्रजनन या उच्च गुणवत्ता का तरीका। तो ये यहाँ पे देखिए मेथड ऑफ रैपिड ब्रीडिंग एंड हाई मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें क्या होता है, मेथड ऑफ रैपिड ब्रीडिंग यानी कि शीघ्र प्रजनन। इसमें क्या होगा शीघ्र प्रजनन के अंदर कि कोई स्पीसीज है उसको, जैसे अपन बात करते हैं कि एक लैंगिक जनन की बात करें, लैंगिक जनन के अंदर क्या होगा, फीमेल है, इसको अपने प्रजनन पार्टनर या रिप्रोडक्टिव पार्टनर की आवश्यकता होती है, ठीक है। लेकिन अगर इसके अंदर पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा प्रजनन होता है तो अपने मैटिंग पार्टनर की ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती, और इसमें इसको एनर्जी ढूंढने में जो एनर्जी खत्म होती है उसके लिए क्या करेगा, हाई मल्टीप्लिकेशन यानी कि भोजन के लिए या प्रजनन के लिए या अपने आप को सुव्यवस्थित करने के लिए उस एनर्जी को यूज करेगा। तो इसमें क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु में एपिड्स की मादाएं द्विगुणित अनिषेचन अंडे द्वारा प्रजनन की गति को तेज कर देती है। यानी कि इस जो है मेथड ऑफ रैपिड ब्रीडिंग, इसमें क्या होगा कि जो ये पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस द्वारा प्रजनन करने वाली जो स्पीशीज होती है वो अपनी जो रिप्रोडक्टिव रेट है उसको इंक्रीज कर लेती है, जिससे उनकी संख्या धीरे धीरे मल्टीपल होती रहती है, उनकी संख्या में कोई भी कमी नहीं आती, क्योंकि पार्थेनोजेनेसिस विधि के द्वारा उनको पार्टनर की आवश्यकता नहीं होती और उसको ढूंढने के लिए भी उनको एनर्जी खत्म करने की आवश्यकता नहीं होती। अब बात करते हैं अपन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलीप्लॉइडी जनरेशन। इसमें क्या होगा, एनिसिजन द्वारा बहुगुणित अवस्थाओं की स्थापना होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसमें 3, 4 या अधिक गुणसूत्रीय समुच्चय की स्थापना हो जाती है। यानी कि यहाँ पे देखो नाम में क्या हो रहा है, पॉलीप्लॉइडी। जैसे अपन बात करते हैं एक तो हैप्लॉइड होता है और दूसरा होता है डिप्लॉइड, लेकिन यहाँ पे क्या है पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी है पॉलीप्लॉइड, इसका क्या होता है बहुगुणन, बहुगुणित। जैसे कि अपन बात कर रहे थे नेचुरल फर्टिलाइजेशन के अंदर बाई ऑटो फर्टिलाइजेशन, तो देखिए बाई ऑटो फर्टिलाइजेशन के अंदर जब प्राइमरी सेल डिवीजन हो रहा था, ठीक है, और उसमें एक तो गैमेट बन रहा था और एक पोलर बॉडी बन रही थी, इसमें हैप्लॉइड है, इसमें भी हैप्लॉइड है। फिर सेकेंडरी सेल डिवीजन जो कैसा होता है, माइटोसिस होता है, इसके अंदर क्या हो रहा था, एक गैमेट और एक पोलर बॉडी बन रही थी, और यहाँ पे इस पोलर बॉडी से क्या होता है, 2 पोलर बॉडी बनती है। अब देखिए यहाँ पे इस प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पे ऑटो फर्टिलाइजेशन होता है, ये गैमेट, ये पोलर बॉडी, ये पोलर बॉडी और ये पोलर बॉडी, ये आपस में क्या कर जाती है, इस गैमेट के साथ संलयन कर जाती है, ये भी ऑटो फर्टिलाइजेशन कर जाती है, ये भी और ये भी, जिससे क्या होगा, हैप्लॉइड 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 से डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड एंड टेट्राप्लॉइड। तो ये क्या हो गई, पॉलीप्लॉइड हो गई ना यहाँ पे। इस प्रकार ऑटो फर्टिलाइजेशन की विधि द्वारा ये क्या हो जाती है, पॉलीप्लॉइडी जनरेशन का भी इसमें उत्पादन हो जाता है। फिर यहाँ पे 1 मिनट, तो इस विधि में क्या होगा,
एनकरेजमेंट ऑफ एडवांटेजियस कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, यानी कि लाभकारी जीनों का इंक्रीजमेंट होना, एनकरेजमेंट होना, उनका बढ़ना। तो अपन जानते हैं कि पार्थेनोजेनेसिस के अंदर गैमेटोजेनेसिस नहीं पाया जाता। जिससे इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर भी नहीं पाया जाता, और क्रॉसिंग ओवर नहीं होने के कारण जो लाभकारी जीन्स होते हैं वो उस पैतृक से अपनी संतति में ज्यों के त्यों चले जाते हैं, और उनका उस जनरेशन या उस स्पीशीज में उन लाभकारी जीनों का धीरे धीरे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, ऐसे फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है। यानी कि वो जीन्स उस स्पीशीज में जो के तो बने रहते हैं, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आते। क्योंकि एनिसेक्सुअल गुणसूत्रों का पृथक्करण या क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, ठीक है, यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस नहीं होती, उनका गैमेट्स में परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उत्परिवर्तन द्वारा उत्परिवर्तन यानी कि उनमें म्यूटेशन द्वारा जो उत्पन्न होते हैं एडवांटेज कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, वो उनकी पीढ़ी में ज्यों के त्यों बने रहते हैं। अगला है जीन्स के हानिकारक संयोजनों का विलोपन, या अपन बात करते हैं एलिमिनेशन ऑफ हार्मफुल कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, यानी कि हार्मफुल जीन्स जो होते हैं, हानिकारक जीन्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, उनका उस पीढ़ी में से या उस जाति में से क्या हो जाता है, विलोपन हो जाता है। कैसे होता है ये देखिए, उत्परिवर्तन द्वारा उत्पन्न सभी परिवर्तन तथा उनके जीनी संयोजन सदैव लाभकारी नहीं होते। ये अपन जानते हैं कि कुछ हानिकारक भी होते हैं, कुछ लाभकारी भी होते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं मॉस्किटो होता है, वो क्या करता है, उसमें से कुछ जैसे कि नर मॉस्किटोज होते हैं वो एनिमल्स को बहुत कम बाइट करते हैं या शक करते हैं, ब्लड शक करते हैं, लेकिन जो मादा मॉस्किटोज होते हैं वो सबसे ज्यादा शक करती है। तो उनमें से कुछ जीन्स होते हैं, उन मेल्स में ऐसे जीन्स होते हैं जो शक करने के लिए उनको उनमें या शकर्स का प्रोडक्शन नहीं करते, उसमें उत्पादन नहीं करते, लेकिन फीमेल्स में शक करने के लिए कैस्ट्राओ का निर्माण हो जाता है जिससे वो शक कर पाती है, ठीक है। तो ये ऐसे जीन्स, अब देखिए वहां फीमेल्स में वो हानिकारक है और मेल्स में लाभदायक है, तो इस प्रकार के जीन्स हानिकारक भी होते हैं और लाभदायक भी होते हैं। तो यहाँ पे एलिमिनेशन ऑफ हार्मफुल कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स के अंदर क्या कह रहे हैं कि लाभकारी जीन्स नहीं होते हर जगह पे, कई बार ये जीनी संयोजन हानिकारक भी होते हैं, यानी कि जो जीन्स का जो पेयर पाया जाता है, जीनी संयोजन जो पाया जाता है वो कैसा होता है, हानिकारक भी होता है। जीनी संयोजन हानिकारक भी होते हैं। यह हानिकारक उत्परिवर्तन प्राकृतिक वर्णन द्वारा स्वतः ही विलुप्त हो जाते हैं, क्योंकि उत्परिवर्तनों के कारण प्राणी में अपने आप को अनुकूलित कर पाना मुश्किल होता है, जिसके कारण वो खत्म हो जाता है। अब अपन जानते हैं कि अभी मैंने इसका एग्जांपल लेके बताया कि किसी फीमेल में हानिकारक जीन है, वो एनवायरनमेंट में अपने आप को क्या कर नहीं पा रही, अनुकूलित नहीं कर पा रही, जिसके कारण वो क्या हो जाती है, विलुप्त या खत्म हो जाती है, जिससे ऐसे जीन्स का क्या हो जाता है, एलिमिनेशन हो जाता है। फिर अगली बात करते हैं समष्टि में विभिन्नताओं का विलोपन। समष्टि के अंदर विभिन्नताओं का विलोपन क्यों, क्योंकि यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस और क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, जिससे न्यू जीन्स का फॉर्मेशन नहीं होता, और जो पहले से जो जीन्स होती है वो सभी पीढ़ियों में समांतर होती है, जिससे उनमें विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती। तो एनिसेक्सन द्वारा उत्पन्न होने वाली सभी स्पीशीज में लक्षण अपने पैतृक प्राणियों की तरह ही होते हैं, यानी कि एनिसेक जनन के अंदर जो उत्पन्न होने वाली स्पीशीज होती है उनमें जो लक्षण होते हैं वो उनके पैतृक के समान ही होते हैं, इसलिए वेरिएशंस इनमें एलिमिनेट हो जाती है। अगला जो अपन बात कर रहे हैं वो है रिलेशन टू हाइब्रिडाइजेशन। अब रिलेशन टू हाइब्रिडाइजेशन में कैसे कि संकरण विधि के द्वारा जो स्पीशीज उत्पन्न होती है, उन स्पीशीज के अंदर अगर कुछ डिसएडवांटेज आ जाए जिसके कारण वो जनरेशन अपनी या रिप्रोडक्शन
पार्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस उनमें एब्सेंट होती है, गैमेट्स का निर्माण नहीं होता, तो वो क्या करेंगे, डिप्लॉयड एग के द्वारा ही पार्थेनोजेनेसिस शो करेंगे। यानी कि इसमें अपन कह सकते हैं जब दो जाति के प्राणियों के मध्य संकरण होता है तो उत्पन्न संकरण प्राणी के गुणसूत्र आपस में मेल नहीं खाते, यानी कि अपने पास कोई हाइब्रिड प्राप्त कर लिया अपन ने, हाइब्रिड स्पीशीज हो गई। अब इस हाइब्रिड स्पीशीज के जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये क्रोमोसोम्स क्या करेंगे, उनकी जैसे कि अपन बात करें ए और बी के द्वारा कोई न्यू हाइब्रिड स्पीशीज प्राप्त करी। अब ये क्रोमोसोम्स ना तो किसके साथ कंट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं, ए के साथ, और ना ही बी के साथ कर पा रहे हैं। तो इन हाइब्रिड स्पीशीज के अंदर एक मात्र तरीका होता है पार्थेनोजेनेसिस विधि से अपनी जनरेशन को बनाए रखने के लिए। ठीक है, आगे समझ में ये एलिमिनेशन ऑफ रिलेशन टू हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन विधि के द्वारा हाइब्रिड स्पीशीज अपन को जब प्राप्त हो रही है उसका अपने पैतृक क्रोमोसोम्स के साथ संलयन नहीं होने के कारण वो पार्थेनोजेनेसिस विधि से अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाता है। ठीक है, अगली आती है एविडेंस फॉर क्रोमोसोम्स थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, यानी कि ये किसके लिए, किसका एक परिणाम है, प्रमाण जो अपन बोलते हैं वो है लिंग निर्धारण का जो थ्योरी, जो सिद्धांत है उसका परिणाम है। यानी कि यहाँ पे अपन बात कर सकते हैं कि ये एविडेंस है क्रोमोसोम्स थ्योरी का, क्रोमोसोमल थ्योरी का, जिसके अंदर कहते हैं कि एक हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स होता है, डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स होते हैं, और डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स में बदलकर अपनी संतति को क्या करते हैं, नेक्स्ट संतति में क्रोमोसोम्स की संख्या समान बनी रहती है। यह क्रोमोसोम थ्योरी है कि पैतृक क्रोमोसोम्स की गुणसूत्रों की संख्या संतति क्रोमोसोम्स की संख्या के बराबर होती है। कैसे होती है, वो सेल डिवीजन के माध्यम से उनमें सेपरेशन होता है, और सेपरेशन से डिप्लॉइड से हैप्लॉइड और हैप्लॉइड से जब गैमेट्स का निर्माण हो जाता है तो वो संलयन यानी निषेचन के माध्यम से दोनों केंद्र आपस में संलयन करके, दोनों प्राकेंद्र आपस में संलयन करके वापस क्रोमोसोम्स की संख्या को समान बनाए रखते हैं। तो इस विधि को ये इसके लिए एक एविडेंस है जिसमें अपन कहते हैं कि हैप्लॉइड से एफिड्स के अंदर हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स, हैप्लॉइड एग से तो फीमेल का निर्माण होता है। जैसे कि अपन एपिस इंडिका की बात करते हैं, मधुमक्खी की, तो उसके अंदर हैप्लॉइड एग जो होता है उससे नर का उत्पादन होता है। लेकिन अपना दूसरा एग्जांपल है जैसे कि रोटिफेरस, या जो एग्जांपल है फाइलोक्सेरा, फाइलोक्सेरा के अंदर डिप्लॉइड एग से किसका निर्माण होता है, फीमेल का। तो डिप्लॉइड एग के अंदर गुणसूत्रों की संख्या अपने पैतृक के समान होती है, जिससे किसका निर्माण होता है, मेल का। ठीक है, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम्स, यहाँ पे सेक्स डिटरमिनेशन कैसे, डिप्लॉइड एग से किसका निर्माण हो रहा है, अभी मैंने फीमेल मेल बोला लेकिन फीमेल का होता है। ठीक है, डिप्लॉइड एग से किसका होगा, फीमेल का। ठीक है, यानी कि अगर डिप्लॉइड एग होगा तो सेक्स डिटरमिनेशन कर पा रहे हैं कि सेक्स डिटरमिनेशन कैसी होगी, फीमेल होगी। लेकिन अगर हैप्लॉइड होगा तो सेक्स डिटरमिनेशन कैसा होगा उसका, मेल। तो ये थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन अपने यहाँ पे इसका परिणाम इसमें मिलता है। फिर है एनिसेक्स जनन में मैथुन की क्रिया। अब जो अगला है 9th टाइप का वो है सेव एनर्जी। सेव एनर्जी कैसे, देखिए ये अपनी एनर्जी को कैसे बचाता है। एनिसेक्स जनन में मैथुन की क्रिया की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि उसमें अपने पार्टनर की आवश्यकता नहीं होती। अतः प्राणी को अनावश्यक रूप से अपने प्रजनन योग्य साथी को खोजने में ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती। इस बची हुई ऊर्जा को, वो संपूर्ण ऊर्जा का उपयोग भोजन ढूंढने, भोजन ग्रहण करने एवं प्रजनन करने में व्यतीत करता है। ये हो गए इसके एडवांटेज ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। अब बात करते हैं अपन डिसएडवांटेज ऑफ पार्थेनोजेनेसिस की। यहाँ पे एडवांटेज ऑफ पार्थेनोजेनेसिस में जो समझ में नहीं आया वो आप पूछ लेना मेरे से।
एप्लीकेशन पे मैसेज करके बी, डिसएडवांटेज ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। फर्स्ट है, इसमें दो है सिर्फ, बहुत इजी है। एक तो है एनिसेस, सबसे पहले हानि तो ये है कि ये समष्टि में नए आनुवंशिक संयोजनों को प्रेरित नहीं करता। यानी कि एडवांटेज देखे यहाँ पे, एलिमिनेशन ऑफ वेरिएशंस इन पॉपुलेशन, यानी कि ये क्या करता है, अपनी वेरिएशंस के अंदर पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशंस, विभिन्नताओं को खत्म कर देता है, जिसके कारण उनमें नए जीनों का संयोजन नहीं हो पाता। यानी कि यहाँ पे न्यू जीन फॉर्मेशन नहीं होता। एलिमिनेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ, यहां पे न्यू जीन्स का फॉर्मेशन नहीं होता, सबसे पहला। ठीक है, दूसरा है, इस कारण एनिसेक जनन द्वारा उत्पन्न प्राणी जीवन संघर्ष में सफल नहीं हो पाते। और इसका मेन जो डिसएडवांटेज है वो क्या है कि एलिमिनेशन ऑफ न्यू जीन फॉर्मेशन, यानी कि इनमें न्यू जीन्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, जिससे इनमें परिवर्तन नहीं आता, और परिवर्तन नहीं आने के कारण एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस के प्रति ये अपने आप को अनुकूल नहीं कर पाते, जिससे ये एनवायरनमेंट में अपने आप को अनुकूलित बनाने में असमर्थ होते हैं। दूसरा है एनिसेक जनन द्वारा उत्पन्न प्राणियों में अनुकूलता की कमी पाई जाती है। तो दूसरा क्या है, अडेप्टेशन। इनकी अडेप्टेशन रेट जो होती है, अनुकूल बनने के लिए जो विधि होती है इनकी, वो लो पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इनमें वेरिएशंस के लिए न्यू जीन्स का फॉर्मेशन नहीं होता, और एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस के प्रति ये क्या होते हैं, अनुकूलित नहीं कर पाते। कैसे नहीं कर पाते? अर्थात बदलती हुई परिस्थितियों में वे अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाते, अतः विलोपन के अवसर बढ़ जाते हैं। अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए थोड़े थोड़े अंतराल के बाद प्राणी में लैंगिक जनन द्वारा प्रजनन होता है। ठीक है, ये आगे तो इसको अपन ये कह सकते हैं कि एलिमिनेशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि इनकी पॉपुलेशन कैसी हो जाती है, धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। क्यों हो जाती है? न्यू जीन्स का फॉर्मेशन नहीं होने के कारण ये एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस के प्रति अपने आप को परिवर्तित नहीं कर पाते, और वही लक्षण पिछली एनवायरनमेंट में रहने के लिए जो इनमें अनुकूलता पाई जाती है, वही अनुकूलता इनमें उपस्थित होती है। लेकिन एनवायरनमेंट धीरे धीरे चेंज होता रहता है, और उस चेंजेबल एनवायरनमेंट में ये अपने आप को चेंज करने के लिए सॉफिशिएंट जीन का फॉर्मेशन नहीं कर पाते, जिसके चलते ये धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। और इस विलुप्तता को बचाने के लिए इनमें साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस पाई जाती है, जो क्या होती है, समय समय पे इनमें लैंगिक जनन द्वारा प्रजनन होता है, और लैंगिक जनन द्वारा इनमें प्रजनन होने की विधि से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के दौरान जब जायगोट का फॉर्मेशन होता है, तो जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन से न्यू जीन्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे ये एनवायरनमेंट में रहने के लिए अपने आप को अडेप्टिव बनाते हैं। इस प्रकार ये नेक्स्ट जनरेशन में या नेक्स्ट एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस के प्रति ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपने आप को उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए अडेप्टिव बनाते हैं, और अडेप्टिव बनाने के लिए ये शो करते हैं साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस।
इसके साथ ही ये अपना टॉपिक और लेसन कंप्लीट हो चुका है। सिग्निफिकेंस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस कंप्लीट, पार्थेनोजेनेसिस कंप्लीट। अब अपन नेक्स्ट जो अपना लेसन है वो है क्लीवेज। क्लीवेज बहुत इजी चैप्टर है, जिसका अपन डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लीवेज होता क्या है वो अपन थोड़ा डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। अब पार्थेनोजेनेसिस अपन कंप्लीट कर चुके हैं, पार्थेनोजेनेसिस अपने कहीं नहीं आएगा, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस का आपके एक लेसन है जो कंप्लीट कर चुके हैं। अब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के को लेकर अपन चलेंगे आगे, जिसमें फर्टिलाइजेशन विधि के द्वारा जायगोट बनता है और उस जायगोट के अंदर क्लीवेज होता है, ठीक है। होता है पार्थेनोजेनेसिस में भी क्लीवेज है। जैसे पार्थेनोजेनेसिस के दौरान जब उसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहां से स्टार्ट होगा, सेल से। तो सेल से फिर 2 सेल, फिर 4 सेल, 8 से 16 से कितने होंगे आगे, सॉरी यहां से 32, 32 से 64, 64 से 120 और 8 128 ऐसे इंक्रीज होती है। तो यही क्या होता है, सेल्स का डिवीजन होना क्लीवेज कहलाता है। समझ आया कुछ? अभी थोड़ा डिस्कशन करते हैं अपन। देखिए क्लीवेज, क्लीवेज किसे कहते हैं? क्लीवेज के क्लीवेज अपन कहते हैं ये, सॉरी एक कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर बहुकोशिकीय भ्रूण का विकास करती है। इस कोशिका तार्त निषेचित या खंडी बहुमन, सॉरी निषेचित या अनिषेचित अंडे में होने वाले विभाजन की क्रिया को क्या कहते हैं, विदलन कहते हैं। अब देखिए अपन अपनी भाषा में इसको क्लासिफाई परिभाषित करते हैं कि किसी गैमेट्स के अंदर, या अपन कहें किसी एक कोशिका के अंदर चेंजेस विभाजन होकर, किसी लिखते हुए करते किसी एक कोशिका के अंदर एक कोशिका विभाजित होते हुए बहुकोशिकीय भ्रूण का निर्माण करती है, तो कोशिका में होने वाले इस विभाजन को क्लीवेज या विदलन कहते हैं। विदलन या क्लीवेज कहते हैं। तभी मैं देखा ये अपनी ठीक है, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब क्लीवेज कहां से स्टार्ट होता है वो देखिए। सबसे पहले अपना था गैमेटोजेनेसिस, जिसमें गैमेटोजेनेसिस 2 प्रकार के थे। एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस, और सेकंड था oogenesis।
इसमें स्पर्म और इसमें ओवम। फिर अपन पढ़े फर्टिलाइजेशन, जिसमें स्पर्म के केंद्र और ओवम का केंद्र मिलकर क्या बनाता है, जायगोट। ठीक है, और ये जायगोट कैसा होता है, सिंगल सेल। और इस सिंगल सेल को अपन कहते हैं एक कोशिका, यानी कि एक कोशिका विभाजित होते हुए बहु कोशिकीय भ्रूण का निर्माण करती है। अब यहाँ से सिंगल होती है, फिर इसमें क्लीवेज होता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से आगे आप मल्टीप्लाई करते जाना। इस प्रकार से क्लीवेज होता है। तो ये अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और आज अपना पार्थेनोजेनेसिस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है।